पहला टॉपिक है आपका फूड वर्सेस फ्यूल। कोई आइडिया? एथेनॉल, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, और कोई आइडिया? फूड वर्सेस फ्यूल सुन के कुछ दिमाग में आ रहा हो? फूड सुन के तो दिमाग में आ गया, ठीक है। फ्यूल सुन के क्या आ रहा था? फॉस्फोरस क्यों आया आपके दिमाग में? सर फर्टिलाइजर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਪ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ। बैटरी इज नॉट फ्यूल। एथेनॉल आना चाहिए था आपके दिमाग में सुनते ही, फ्यूल सुनते ही, है ना। एथेनॉल, आपने एथेनॉल ही बोला था। एथेनॉल, एथेनॉल इज व्हाट? एथेनॉल इज बेसिकली 99.9% प्योर अल्कोहल, जिसको आप जो है फर्मेंट करके क्या बना सकते हैं? फ्यूल बना सकते हैं, उसको ब्लेंड कर सकते हैं पेट्रोल में। सरकार का प्रोग्राम है ना एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। कितना टारगेट है 2025 तक? E20। ब्लेंडिंग क्या होती है कि पेट्रोल में अगर 100% पेट्रोल है, उसमें आप 20% एथेनॉल मिला दो। उससे होगा क्या? एमिशंस कम हो जाएंगी आपकी, ठीक है। जो आपका 100% पेट्रोल एमिशन कर रहा है, अब अगर 20% एथेनॉल मिल गया उसके अंदर, तो आपके एमिशन कम हो जाएंगी। और कोई फायदा? इंपोर्ट्स। आप 100% तेल मंगा रहे हो, अगर आपने 20% एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया, फिर आप कम तेल मंगाओगे। भारत लगभग 85% के आसपास इंपोर्ट करता है ऑयल। 85% हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल। तो अगर आप जो है दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लो तो कम हो जाएगी। ब्राजील जैसे देश हैं जो इसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं, कारण एथेनॉल उनके पास ज्यादा है, उनके पास शुगर केन, जिस चीज से एथेनॉल बनता है, फूड ग्रेन्स, वो उनके पास ज्यादा है, टेक्नोलॉजीज भी उनके पास ज्यादा है। हम E20 क्यों कर रहे हैं, E50 क्यों नहीं कर रहे, E30 क्यों नहीं कर रहे? ਸਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੈਪੇबिलिटी की है नहीं बायोफ्यूल है नहीं तो हाँ जी, मॉडिफिकेशन कर हाँ जी, हाँ, ये कारण। आप देखो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट वो होता है ना, मैं फिर वही बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना आप प्रिसीजन से स्ट्राइक करोगे उतना बढ़िया। अब उन्होंने बोला कि इंजन मॉडिफिकेशंस नहीं है, जो बात सही है। आपकी प्रेजेंट जो कार्स हैं, जो V6 इंजन से कार है, भारत स्टेज 6 इंजन कार है, वो E20-25 तक ही सपोर्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इंजन से। एथेनॉल से होता क्या है, कोरोजन होना शुरू हो जाती है इंजन पार्ट्स की, तो आपको इंजन के अंदर मॉडिफिकेशन शुरू करनी पड़ेगी, फिर ही आप जो है उस एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट कारण। ऑटोमोबाइल लॉबी, अगर आपने चलो मान लो कर दिया E50, डलवाएगा कौन? जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो आपको पूछते हैं वो कि E20 डालना है, E10 डालना है, तो इसका मतलब ये कहाँ मिक्स हो रहा है? रिफाइनिंग स्टेज में इटसेल्फ, ठीक है ना। तो साफ सी बात है, जब आपको पूछ नहीं रहे हैं तो मतलब पहले से मिक्स होकर आ रहा होगा। रिफाइनिंग स्टेज में जो है 20% एथेनॉल मिला के और फिर बेचते हैं। अभी 20 का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, 2025 तक करना है हमें। 10 का हमारा बहुत जल्दी अचीव हो गया था, ठीक है। अब फूड वर्सेस फ्यूल क्या है? यहां पे फूड जो है ना, वो मेजरली सिंबल है शुगर केन का। देखो होता क्या है, शुगर केन की फसल के जब आप मील में लेके जाते हो और इसे चीनी बनाते हो, शुगर केन से आप क्या मेजर प्रोडक्ट क्या है इसका? प्रोडक्ट क्या है? क्रिस्टलाइज शुगर। बाय प्रोडक्ट इसके दो होते हैं, एक तो होता है बगेस, BAGASSE, एक होता है मोलासिस, ठीक है, MOLASSES, मोलासिस। बैगेज में और मोलासिस में फर्क क्या है? बैगेज जो है, मान लिया आपका जी गन्ना देखा है आपने, शुगर केन देखा है ना, फाइब्रस फ्रूट। तो अब जब वो गया फाइब्रस क्रॉप, सॉरी फाइब्रस, जब वो गया मील के अंदर गया, उससे उसका जूस निकाल लिया आपने। जूस निकालने के बाद जो फाइबर बच गया वो है आपका बगेस, जो गत्तों वगैरह में यूज होता है इन सब चीजों में। जो अब आपने क्या करा, आपके पास जूस आ गया, नाउ आपने जूस को फर्मेंटेशन करना शुरू करा, उससे एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा क्रिस्टलाइज्ड लिक्विड को। अब जो क्रिस्टलाइज लिक्विड आपने एक्सट्रैक्ट करना शुरू करी, उसके बाद जो स्लरी लिक्विड बच गया, जो स्लरी लिक्विड बच गया वो है मोलासिस। तो मेजर फर्क क्या है कि ये तो है फाइबरस सब्सटेंस बैगेस, मोलासिस इज लिक्विड साइड, ठीक है, स्लरी लिक्विड।
चलो लिख लीजिए, बागेज क्या है? द ड्राई फाइबरस रेसिड्यू, द ड्राई फाइबर रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर, the dry fiber residue left after extracting, juice from sugarcane. So what bagasse is? The dry fibrous residue. ठीक है. Now what molasses is? A thick, dark, syrupy, syrupy, a thick, dark, syrupy liquid left after sugar crystals are extracted from sugarcane juice. ये आपका बगेस और मोलासिस. फूड वर्सेस फ्यूल में हम जो डिस्कशन करेंगे वो इस चीज के बारे में करेंगे, मोलासिस के बारे में. चलिए, बेसिक फर्क पता लग गया. चले आगे. आ जाइए, अब आपके पास मोलासिस आ गया. ना बेसिकली एक टर्म है टोटल फर्मेंटेबल शुगर. टोटल फर्मेंटेबल शुगर, टीएफएस बोलेंगे उसको. होता क्या है टोटल फर्मेंटेबल शुगर? क्या होती है? एक शुगर केन से आप कितनी शुगर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, आप उससे कितना जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जिससे आप क्रिस्टलाइज शुगर बना पा रहे हो. एक शुगर केन से जो टोटल फर्मेंटेबल शुगर होती है वो लगभग 13.5% से 14% के आसपास होती है. 13.5 से 14% के आसपास. अब क्या होता है कि एक शुगर है जिसको आप क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में शुगर बना लो, चीनी, वो सिर्फ बनती है 11.5% के आसपास. 11.5 या 12% मैक्सिमम इस 13-14% में से. बाकी बच गया. बाकी जो बचा उसे हम मोलासिस कहते हैं, लिक्विड. जब आपने इसको पूरे प्रोसेस के अंदर चलाया शुगर केन के जूस को, अब उस शुगर केन के जूस से जो आपने क्रिस्टलाइज शुगर निकाल ली, उस पूरे 13.5% 14% शुगर केन के जूस से जो आपने क्रिस्टलाइज शुगर बनाई हुआ है 11.5 और 12% जो आप चीनी खाएंगे. दूसरा जो है मोलासिस, थिक सिरपी जूस, वो कितना है? 2.5 से लेके 3% के आसपास या 1.5. ठीक है, इतना आपका क्या बचेगा? मोलासिस. इस मोलासिस का एक नाम है, इसको हम बोलते हैं सी हैवी मोलासिस. C-हैवी मोलासिस. इसको आप शॉर्ट में लिख लेना CHM, सी हैवी मोलासिस. यहां तक कोई भी डाउट? हाँ जी, टोटल फर्मेंटेबल शुगर निकल रही है जिसको आप फर्मेंट कर सकते हो. फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, इतने को ही आप फर्मेंट कर सकते हो. काम आपके काम का इतना ही है. फिर इसमें से जितनी क्रिस्टलाइज शुगर निकलती है वो है 11.5 से 12%. जो बच जाता है लिक्विड उसको हम क्या बोलते हैं? सी हैवी मोलासिस. तो सी हैवी मोलासिस क्लियर है? पहली स्टेज में आपको जो मोलासिस मिल रहा है. अब होता क्या है कि अगर मील के मालिक या मील अगर चाहे तो इस एक्सट्रैक्शन को, इस परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन को कम कर सकता है. मान लो कि वो सिर्फ और सिर्फ 9.5% और 10% के आसपास जो है क्रिस्टलाइज शुगर निकाल रहा है. बाकी कहां चली जाएगी? 1.5 और 2% के आसपास मोलासिस में. उस मोलास को आप बोलोगे बी हैवी मोलासिस. ये 1.5 से 2% के आसपास जो आपका डाइवर्ट कर दिया आपने, जिस शुगर को आप क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया. अब आप उससे मोलासिस बना रहे हो. बी हैवी मोलासिस बोलते हैं इसको. बी हैवी मोलासिस. यहां तो कोई डाउट? चलिए बताता हूं, और कोई डाउट? टोटल फर्मेंटेबल शुगर, एक गन्ने से जितनी फर्मेंटेबल शुगर निकल सकती है वो है 13.5 से 14% के आसपास.
वैसे तो 1 टन के हिसाब से मेजर करते हैं आप, पर उसको बिल्कुल पर यूनिट पे ले जाइए आप, ठीक है। और उसके बाद जो 11.5% और 12% के आसपास क्या निकलता है गन्ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल पर यूनिट हो जाए, पर टन जो है जनरलाइज हो जाता है, क्योंकि अब हर एक गन्ना एक जैसा नहीं होता ना। तो पर टन में से मान लो 13.5% लेके 14% निकलती है। उसमें से जितनी क्रिस्टलाइज फॉर्म में आप जिसको क्रिस्टलाइज कर सकते हो, चीनी बना सकते हो जिससे, वो है 11.5 से 12% के आसपास। अब जो बच गया आपके पास, जो सिरपी लिक्विड बच गया जिससे आप चीनी नहीं बना सकते, वो एक वेस्ट है या लगा लो बाय प्रोडक्ट है, उसे हम बोलते हैं मोलासिस। उस मोलासिस की टाइप को बोला जाता है सी हैवी मोलासिस। नाउ अगर आप इस चीज को फर्दर डाइवर्ट करना चाहो मोलासिस की तरफ, तो उसमें से आप कर सकते हो 1.5 से 2% तक, यानी कि आप क्रिस्टलाइज शुगर का प्रोपोर्शन कम कर दे रहे हो आप, और आप डाइवर्ट करके उसी जो फर्मेंटेबल शुगर है उसको डाइवर्ट करके कहां कन्वर्ट कर रहे हो आप, मोलासिस में। उस सुपीरियर ग्रेड के मोलासिस को हम बोलते हैं बी हैवी मोलासिस, ठीक है। तो सी हैवी मोलासिस इंफीरियर ग्रेड का है, बी हैवी मोलासिस सुपीरियर ग्रेड का है। यहां तक कोई डाउट? एक बेसिक आइडिया यहां समझने की कोशिश करो कि इस चीज से खाने की चीज बन रही है, आपकी चीनी बन रही है, मान लो आपने उसे डाइवर्ट कर दिया है, अब आप चीनी कम बना रहे हो और बी हैवी मोलासिस ज्यादा बना रहे हो, ये डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, ओ सॉरी ये डाइवर्जन हो रही है। अब इस डाइवर्जन से ही मुद्दा निकल के आता है फूड वर्सेस फ्यूल। होता ऐसा भी है कि आप साइड हो गया पूरा टीएफएस, हमने पूरे टीएफएस से पूरा मोलासिस बना दिया, तो आप पूरे केन जूस से एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ में आया? आप जो है क्रिस्टलाइज शुगर ले ही नहीं रहे, आप पूरे केन जूस से एथेनॉल ही प्रोड्यूस कर रहे हो, फर्मेंट करके उसको। जब शुगर मोलासिस को फर्मेंट किया जाता है, फिर उसको यीस्ट बना के फिर उससे एथेनॉल बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद। तो आप पूरे केन जूस से क्या कर रहे हो, एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो। तो 3 कैटेगरीज के आगे आपके पास यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स कौन से बताओ? बिल्कुल नीचे से चलते हैं। सी हैवी मोलासिस, 1 टन सी हैवी मोलासिस से 1 टन सी हैवी मोलासिस से लगभग 10 से 11 लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। कितने लीटर? 10 से 11 लीटर। दूसरे नंबर पे आ गया आपका बी हैवी मोलासिस, ज्यादा होगा या कम होगा एथेनॉल प्रोड्यूस? सुपीरियर ग्रेड का है। इससे 1 टन से लगभग 20 से 25 लीटर के आसपास, 20 से 25 लीटर के आसपास एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरे नंबर पे आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म केन जूस, केन जूस से प्रोड्यूस हो रहा है 80 से 85 लीटर के आसपास। 1 टन केन जूस से प्रोड्यूस हो रहा है 80 से 85 लीटर के आसपास। आया समझ फर्क? इससे कितना 10 से 11, इससे कितना 20 से 21 से 20 से 25, इससे कितना 80 to 85। अब 2 मिनट के लिए मान के चलो कि आपका मील है, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि एथिकल क्या है, मोरल क्या है। आपको, आपका मील है, आप एक कैपिटलिस्ट पार्टी हो, आपको प्रॉफिट कमाना है, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? केन जूस वाला। जब आपने पूरे केन जूस को डाइवर्ट कर दिया एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ, तो किस चीज की क्वांटिटी कम हो जाएगी? मार्केट की शुगर में क्वांटिटी कम होगी तो क्या बढ़ जाएगा? इन्फ्लेशन। बट डायरेक्ट आंसर इज प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज व्हाट फूड वर्सेस फ्यूल। आप फूड को डाइवर्ट करके फ्यूल में लेके जा रहे हैं, ये मुद्दा शुगर केन को लेके। यही चीज सिर्फ शुगर केन को लेके नहीं होती। देखो था क्या, 2018 तक, 2014-15 से शुरुआत से लेके 2018 तक जो है आप सी हैवी मोलासिस से ही अपना एथेनॉल बना रहे थे। 2018 के बाद सरकार ने एक अट्रैक्टिव अमाउंट देना शुरू करा मील वालों को कि अगर आप, होता क्या है कि सरकार को ही बेचते हैं ये एथेनॉल, सरकार इन्हें प्राइस देती है, जो सरकार इन्हें प्राइस देती है, अब सरकार जिस प्राइस को बढ़ाएगी मील वाला उससे ज्यादा सप्लाई करेगा। सरकार ने क्या करा, सी हैवी मोलासिस की जगह बी हैवी मोलासिस का प्राइस बढ़ा दिया। अब आप क्या एक्सट्रैक्ट करोगे ज्यादा? बी हैवी मोलासिस। आपकी टोटल फर्मेंटेबल शुगर की क्वांटिटी। चलिए हम यहाँ पे फूड वर्सेस फ्यूल की बात कर रहे हैं। फूड वर्सेस फ्यूल का कंटेक्स्ट हम समझ रहे हैं कि कैसे सरकार जो है शुगर केन के 2 बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। शुगर तो उसका मेन प्रोडक्ट है, 2 बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो होता है अपना बैगेज, एक होता है मोलासिस। बैगेज जो है वो एक फाइबरस सब्सटेंस है और मोलासिस जो है वो एक सिरपी लिक्विड सब्सटेंस है।
मोलासिस जो होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। अब होगा क्या कि देखिए शुगर केन जूस से टोटल फर्मेंटेबल शुगर जितनी निकलेगी वो सिर्फ 13 से 14% के आसपास होगी। उस 13 या 14% के आसपास में से जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आप शुगर को कन्वर्ट कर पाओगे वो सिर्फ 11% होगी जो आपके काम की होगी। बाकी जो वेस्ट होगा, जो बाय प्रोडक्ट होगा, वो होगा 2.5 से 3% के आसपास। उसको हम बोलते हैं 2.5 से 3% के आसपास को मोलासिस। उस मोलासिस का एक नाम है सी हैवी मोलासिस। ठीक है, यहां तक डन। अब उसके बाद अगर जो मैंने आपको बताया कि 11.5 से 12% के आसपास जो फर्मेंटेबल शुगर को आप जिसको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो और शुगर बना सकते हो, चीनी बना सकते हो, उसमें से भी आप फर्दर डाइवर्ट कर सकते हो मोलासिस बनाने के लिए। लेकिन उस मोलासिस को जो सुपीरियर क्वालिटी का है उसको हम बोलते हैं बी हैवी मोलासिस। ठीक है, तो 2 तरीके के मोलासिस हैं आपके पास, एक ये बी हैवी मोलासिस, एक है सी हैवी मोलासिस। और एक अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप पूरे गन्ने के जूस से आप एथेनॉल ही बना रहे हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं केन जूस। सिंपल। तो केन जूस से आप एथेनॉल बना रहे हो। अब फर्क क्या है इन सब में, इनको इंफीरियर सुपीरियर क्यों बोल रहे हैं, कि जो सी हैवी मोलासिस है उससे आप 1 टन सी हैवी मोलासिस से 1 टन सी हैवी मोलासिस से आप 10 से 11 लीटर एथेनॉल पैदा कर सकते हैं। 1 टन बी हैवी मोलासिस से आप 20 से 25 लीटर एथेनॉल पैदा कर सकते हैं। और वहीं पे 1 टन केन जूस से आप 80 से 85 लीटर पैदा कर सकते हैं। अब सरकार क्या होता है, सरकार देती है आपको प्राइसेस, लुक्रेटिव प्राइसेस, कि मुझे आपसे, अब सरकार एक प्रोग्राम चला रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो एथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल में। ठीक है, तो अब सरकार को चाहिए एथेनॉल। अब एथेनॉल आपको कोई भी मिल वाला एथेनॉल क्यों देगा, जब आप उसे बदले में पेमेंट करोगे ना। अब बदले में पेमेंट कौन सी ज्यादा हो रही है, कौन सी कम हो रही है, ये देखना है। सरकार ने प्राइस बढ़ा दी बी हैवी मोलासिस के, तो अब आप क्या करोगे, आप जो आपके पास फर्मेंटेबल जो शुगर थी जिसको आप क्रिस्टलाइज करके शुगर बना सकते थे, अब उसके आप डाइवर्जन करना शुरू कर दोगे 11 से, अब वो आपके पास सिर्फ 9.5% बच गया, बाकी आपने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया बी हैवी मोलासिस की तरफ। अब आप बी हैवी मोलासिस से एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो और वो आप सरकार को बेच रहे हो क्योंकि सरकार प्राइस अच्छा दे रही है। वहीं पे सरकार अगर केन जूस का प्राइस अच्छा देना शुरू कर दे कि आप केन जूस से प्रोड्यूस जो एथेनॉल है वो हमें बेचिए और हम उसको आपको अच्छा प्राइस देंगे, तो फिर आप क्या करोगे, आप पूरे केन को ही ऑल टुगेदर जो है क्या करना शुरू कर दोगे, डाइवर्ट कर दोगे एथेनॉल की तरफ। क्योंकि 1 टन केन जूस आपको मार्जिन देखिए ना आप कितना है। चलिए इसके बीच में तो 10 लीटर का मार्जिन हो गया, 10 से 15 लीटर का। इसके बीच में देखिए आप 60 लीटर का मार्जिन उठा और सरकार आपको ये प्राइस दे भी रही है, तो मतलब कि पैसे अश्योर्ड है, मिलेंगे ही मिलेंगे, बिक भी रही है चीज, डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हुआ क्या इसकी वजह से कि चीनी की जो है सप्लाई कम हो गई, अब घबरा गई सरकार। ये सिर्फ शुगर केन की बात नहीं होती, आपके फूड ग्रेन जो होते हैं ना उनसे भी एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसका प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फूड ग्रेन से डायरेक्ट जो है फर्मेंटेबल शुगर नहीं निकलती। फूड ग्रेन में स्टार्च होता है, स्टार्च को आपको फर्दर फर्मेंटेशन करके फिर आपको जो है शुगर मिलती है। ठीक है, नेचुरल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जो आपके 3 शुगर सब्सटेंस होते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो प्रोसेस मुश्किल है लेकिन जो क्वांटिटी में आपको एथेनॉल मिलेगा वो बहुत ज्यादा है। समझ रहे आप? अगर 1 टन आपको शुगर केन से, 1 टन शुगर केन से आपको मान लो 250 से 300 लीटर के बीच में एथेनॉल मिलता है। 1 टन शुगर केन की बात कर रहा हूं मैं, अभी कोई हैवी मोलासिस, बी हैवी मोलासिस या केन जूस की बात नहीं कर रहा, शुगर केन की बात कर रहा हूं। 1 टन शुगर केन आपको अगर 250 से 300 लीटर के आसपास दे रहा है एथेनॉल, तो वही 1 टन फूड ग्रेन्स आपको लगभग 400 लीटर के आसपास देंगे, 300 से 400 लीटर के आसपास। अब फूड ग्रेन कहां से आते हैं? पड़ा है आपके एफसीआई गोदामों में स्टॉक बहुत ज्यादा, बिक नहीं रहा है, सड़ चुका है, तो उससे आप जो है एथेनॉल बना सकते हैं। चलो, जब तक जो ऐसा फूड ग्रेन है जो जिसकी क्वांटिटी जो है वो एक ह्यूमन के लिए सुटेबल नहीं रही, वो सड़ चुका है, उससे आप एथेनॉल बना रहे हैं, समझ में आता है। हुआ क्या कि आपने जो बिल्कुल परफेक्ट थी राइस, खाने के लायक थी, उसको भी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। एफसीआई के स्टॉक्स डिप्लीट होना शुरू हो गए, सप्लाई उतनी नहीं हुई। अब जो फूड ग्रेन और इन चीजों की सप्लाई है, जो एग्रीकल्चर है ना, वो बहुत ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, बारिश पे, बरसात पे, पानी पे, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर बीच में कुछ 19-21 हो गई, सप्लाई डिसरप्ट हो गया, जैसे 2023-22-23 में एल नीनो था, ठीक है, अब एल नीनो की वजह से बरसात कम हो गई, गर्मी बढ़ गई, तो जो आपकी वीट का सीजन चल रहा है, अगर आप मान लो वीट के सीजन में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो होगा क्या, जो कणक होती है ना वो मुरझा जाती है ना, अंदर का दाना जो होता है वो पतला हो जाता है, भुर जाता है, तो इसकी वजह से जो यील्ड होगी वो बहुत कम हो जाएगी।
ये नुकसान है। क्वालिटी में डिक्लाइन आ जाएगा, ये नुकसान है अगर वेदर पैटर्न चेंज हो। एक क्रॉप के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल सी चीज है ना, क्रॉप तो ग्रो कर रही है, सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए उसको। तो एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर नेचुरल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेयर पे, क्लाइमेट पे, वेदर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये सोच के नहीं चल सकते कि अगले साल जो, अब हम सारे फूड सप्लाई को क्या करते हैं, अगर हमारे पास 50 टन पड़ा है राइस, तो इसको आप ट्रांसफर करो और क्या नाम लेते हैं, इससे बना लो, आप एथेनॉल बना लो। क्यों? क्योंकि अगले साल हम कर लेंगे पूरा स्टॉक को। अगले साल अगर मौसम खराब हो गया, वेदर पैटर्न में कुछ ऐसा चेंज आ गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये दिक्कत है। इसी वजह से आप जो है ये चीज नहीं कर सकते। फिर सरकार ने क्या करा, ऑर्डर्स जारी किए, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी किए। 2023 में एक सब हुआ था दिसंबर में, फिर उसके बाद सरकार ने ऑर्डर्स जारी किए 2024 में कि आप जो है इनके प्राइसेस घटा दिए। बी हैवी मोलासिस पे तो रिस्ट्रेन लगा दिया, केन जूस और बी हैवी मोलासिस पे, कि इनसे तो आप प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो एथेनॉल। अब दोबारा सरकार ने इनकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। ये रिसेंट करंट अफेयर है, इसी महीने का, इससे पिछले महीने का। ठीक है, फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट समझ में आई आपको? इसमें कोई भी डाउट? चलें आगे। कौन सी देखेगी? जो प्रोक्योर करेगी यार, वो मुझे देखना पड़ेगा। वो मिनिस्ट्री ऑफ ये अपनी फ्यूल पेट्रोलियम वाले देखेंगे या फिर एग्रीकल्चर वाले देखेंगे? किस प्राइस की बात कर रहे हैं आप? शुगर केन के प्राइस की बात कर रहे हैं? प्रोक्योर जो करेगी, आई थिंक सो वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ही करेगी, कि वही प्रोक्योर करती है और मार्केटिंग कंपनीज प्रोक्योर करती है ना, तो वही करेंगे। मिनिस्ट्री भी शायद ना करे, शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही करती हूँ, पर अगर करेगी तो पेट्रोलियम ही करेगी, उन्हीं का एरिया बनता है। चलें आगे, इसमें कोई भी डाउट? फूड वर्सेस फ्यूल, ठीक है, बैगेज, मोलेसिस, ये दो प्रोडक्ट्स क्लियर है ना आपको? आप पढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, वो आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसीलिए मैं जो है कोशिश करता हूँ कि पूरे बेसिक से हम शुरू कर लें, ताकि बेसिक पता हो। बाकी जो है करंट है वो तो डायनेमिक है। आज सरकार ने प्रोहिबिटेड ऑर्डर लगा दी, कल सरकार प्रोक्योरमेंट शुरू कर देगी, ठीक है ना? तो लेकिन बेसिक क्लियर हो, बैगेज और मोलासिस में क्या फर्क होता है। जी बिल्कुल बनाते हैं। गत्ते नहीं देखे आपने कभी? कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड नहीं देखे आपने कभी? बचपन स्कूल में होते थे, उनको देखना, फाड़ के बादशाह के बनता है इनसे, फाइबरस सब्सटेंस होता है, और भी बड़ी चीजें बनती है। ठीक है, चलें आगे। इनको बायोमास में भी यूज किया जाता है। पेलेट्स का नाम सुना है? पेलेट्स, पेलेट्स क्या होता है कि पूरा फाइबरस सब्सटेंस आपके पास आया, प्रेशर से आपने उसको कंपैक्ट कर लिया, बॉक्स बना लिया, क्यूबिकल बॉक्स। फर्दर उसके टुकड़े करके आपने गोल गोल सिलेंड्रिकल छोटे छोटे पेलेट्स बना दिए, उसको आप बायोमास की तरह यूज कर रहे हैं। जो थर्मल एनर्जी आपको चाहिए, कोयले की फूकना है, ये फूक लो, ठीक है ना? बायोमास से कोई एमिशन जनरेट होती है? होती तो है, लेकिन हो क्या रहा है कि अब हर चीज में कार्बन है। शुगर में जितनी कार्बन थी पहले से, वो दोबारा एनवायरमेंट में चली जाएगी। वो इस तरीके से फायदेमंद है। तो ये बनता है बैगेज से। ठीक है, चलें आगे। चलिए, दूसरा आपका टॉपिक है आज का, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। हाँ जी, हाँ जी। और क्या करें अब? हैं? और क्या करना है? में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस ये प्रोडक्शन पे कैसे इस पे कुछ था ही नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ लिया। अगर ना पढ़ते और सीधा आ जाता क्वेश्चन, फिर बैगेज और मोलासिस की डेफिनेशन ही पलट देता वो। चक्कर आ जाते हैं फिर बच्चों को बैठ के, हाय पानी, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना, ये तो आप मेरी तारीफ कर रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आपने पढ़ लिया इसलिए आपको आसान लग रहा है। मुझे एक बात तो, क्लास में आने से पहले आपको पता था ये बैगेज क्या है, मोलासिस क्या है? पूछ लेता वो, उसे तो पता है ना। इथेनॉल बनता है ना, वो जो बच्चा कुछ बैगेज बोला, हाँ, उससे ही बनता है। मुझे लगता था उससे बनता है। और आप ये कह रहे हो, इतनी ऑडेसिटी आपकी कि बस इतना ही था, ये मुझे लगा इसकी स्टार्टिंग था। बना दिया आपने एथेनॉल, और क्या करना है? बन गया, वो अगले बेचने वाले जाले। चलिए, अच्छी बात है अगर इतना ही था। हाँ, बस ऐसे ही लोड लेके चलना है, हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है कि बस इतना ही था।
ठीक है, क्वेश्चन तो यहां से भी बना लेगा, बढ़िया बढ़िया बना लेगा। और मैं बोलता रहा हूँ, एक सेंटेंस को लिखने के 1000 तरीके हैं उसके पास, कैसे भी कान को ऐसे नहीं पकड़ेगा, ऐसे ही पकड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यहां बना लेगा, लेकिन आपको अपने बेसिक्स पे कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैंने ये पढ़ा है तो मैंने यही पढ़ा है, बात खत्म। ठीक है, चलें आगे। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। 2.0 का मतलब क्या है? हाँ जी, दूसरा वर्जन का मतलब पहला भी वर्जन कोई रहा होगा। चलिए बताइए फिर पहला वर्जन कौन सा था? वर्गीज क्यूरियन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अमूल बना था। और कुछ कोऑपरेटिव। अच्छा, कीवर्ड्स कर लेते हैं इकट्ठा। पहला तो आपने बोला डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, ठीक है। दूसरा आपने बोला कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, गुड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कोई अपनी कंट्रीब्यूशन? इकोनॉमी पढ़ लिया आपने? तो बताओ फिर तो बताना पड़ेगा। व्हाइट रेवोल्यूशन से, अच्छा अब मैं पूछूंगा, व्हाइट रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, क्या व्हाइट रेवोल्यूशन से? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और कुछ? व्हाइट रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बढ़िया। मिल्क से बनने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बढ़िया। और कुछ थोड़ा सा और? ब्रीड को इंप्रूव करना, हाँ ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा अगर इंप्रूव करेंगे आप? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और उसको इंप्रूव, अपनी जो उससे डिराइव प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्रीज करना, दूध दही पनीर। और तीसरा आपने जो होगा, ठीक है। और कुछ? हाँ, ये बात कहाँ है अभी तक? ये इस चीज को थोड़ा शेकअप करो अपने माइंड को। सिर्फ एमएसपी तक नहीं रहना है, प्रोक्योरमेंट तक सीमित नहीं रहना है। मजबूरी क्या है कि वो करना पड़ रहा है। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है आपका, फिर चाहे वो मिल्क हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोऑपरेटिव सेटअप करने हैं, ये ऐसी चीजें आपने बोला कि नहीं उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि था क्या। देखो हुआ क्या था कि 1965 में एक बोर्ड बना दिया था सरकार ने, स्टैट्यूटरी बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन जो है आपका एज सच, वो शुरू हुआ था आपका, एनडीडीपी बना था आपका 1965 में। व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं, अब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड क्या था? यही सब, उसको इंक्रीज करना और मार्केट में उस दूध को लेके आना, मार्केटेबल बनाना उस कमोडिटी को। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था कब? 1970 में। उसके बाद जो है आपकी मिल्क की प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया में वो बहुत इंक्रीज हुई है। कुछ इस तरीके से लगा लो कि 17 मिलियन टन, 17 मिलियन टन के आसपास आप हम जो है प्रोड्यूस कर रहे थे मिल्क। कब की बात है? 1951 और 52 की, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आप इतना यूज कितना कर रहे थे? 17 मिलियन टन। आज कोई आइडिया? 2023-24 के अगर आप डाटा के पास जाएं तो 230 मिलियन टन पहुंच चुके हैं ये चीज, 230 मिलियन टन। ठीक है, भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है मिल्क की? वो है 450 ग्राम के आसपास, आधा किलो लगभग लगभग 450। ये ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है, ग्लोबल एवरेज है 320 ग्राम के आसपास। भारत में पर कैपिटा कितनी है ऑल ओवर इंडिया? 450 ग्राम्स पर डे। ये सेम नहीं है हर जगह पे, ये सेम नहीं है हर जगह पे। सदर्न स्टेट्स ऐसी ऐसी है, महाराष्ट्र जैसी, जहां पे ये चीज 200-250 के आसपास है। और पंजाब कितनी होगी?
कोई आइडिया? 1200 दूध ही पी रहे हैं। वह लिकर की भी चेक करना जाके, मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना, चेक करना जाके। नहीं अच्छी बात है, क्यों नहीं लिख सकते आप अपने आंसर? मुझे कारण बताओ, क्यों नहीं लिख सकते आप? अगर सोसाइटी के ऊपर कुछ अगर आ गया तो क्यों नहीं लिख सकते आप? मदिरा ज्यादा पिया जा रहा है और दूध कम, ठीक है, तो चेक कर लेना कितनी है। ये तो 1200 के आसपास है, 1203 अप्रोक्सीमेटली, इतने ग्राम के आसपास। तो अब इससे डिराइव क्या हो रहा है हमें कि ये तो आपने इंक्रीज करा ओवरऑल, कि कब 1950 में आप सिर्फ 17 मिलियन टन उगा रहे थे, उसके बाद आप अपनी क्षमता देखिए ना कि आज आप 230 मिलियन टन, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं हम, इतना दूध है हमारे पास। उसके बाद क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है पूरे वर्ल्ड में? अगर वो 350 के आसपास एवरेज है, लेकिन इंडिया की वर्ल्ड से अबव ही है, 450 ग्राम के आसपास है। उसके बाद क्या वो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो ऑल ओवर इंडिया सेम है? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशंस हैं। कहीं पे वो 250 ग्राम भी है सदर्न स्टेट्स में, और कहीं पे नदर्न स्टेट्स में वो 1200 ग्राम भी है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको हथियार दे दिए, इसको यूज कहां करना है वो आप जाने, कल्चर में कोट करना है, इकोनॉमी में कोट करना है, वो आपको पता है, ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। चलें आगे। नाउ अच्छा, आपने वो लिख लिया। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इन्वॉल्व करके आप मिल्क की सप्लाई चेन को इंप्रूव करें। मिल्क प्रोक्योरमेंट, मिल्क मार्केटिंग, उसको बेचना, फिर उसके फर्दर बाय प्रोडक्ट्स को बेचना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू करें आप। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं चाहता हूं आप लिख लें, उसको लिख लीजिए। जो आपकी डेली प्रोक्योरमेंट है बाय डेयरीज, जो हम डेयरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑन एन एवरेज ये 660 किलो पर डे प्रोक्योर करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया। इसका टारगेट अब सरकार का है 2028-29 तक इसको इंक्रीज करके सरकार को लेके जाना है 1000, ओ सॉरी ये लाख आएगा यहाँ पे, हाँ लाख है, 660 लाख किलोग्राम्स पर डे, इतना प्रोक्योर कर रही हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका टारगेट क्या है, इसको इंक्रीज करके आपको 1007 लाख किलोग्राम, 1007 लाख किलोग्राम कब तक करना है ये, ठीक है। तो अब ये डाटा भी देख लेते हैं कि अच्छा 660 प्रोक्योर कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका मतलब क्या है कि अब जो मिल्क आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर कर चुका है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर कर चुका है, वो बिकेगा भी। हो कह रहा है कि भारत में जो टोटल मिल्क है ना, अगर मान लो पूरा देश 100% मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से सिर्फ 63% मिल्क को जो है आप जो है वो मार्केटेबल है। 63% मिल्क क्या है, मार्केटेबल है। व्हाट इट मींस, बाकी कहां जा रहा है, बाकी 27% कहां जा रहा होगा, ऑन कंजम्पशन। यानी कि अगर 100% आप दूध प्रोड्यूस कर रहा है आपका देश, तो 63% मार्केट में आ रहा है, बाकी ऑन कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ठीक है। लस्सी पी के टैट है लोग, तो बाकी जा रहा है ऑन कंजम्पशन में 23% के आसपास, सिर्फ 63% मार्केटेबल आ रहा है, इसको इंक्रीज करना है आप। और 63% में भी चले मार्केटेबल आ रहा है, ऑन कंजम्पशन अच्छी बात है, और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 63% मार्केटेबल है उसमें से सिर्फ 10% यहां जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। यानी कि सिर्फ 10% जो दूध मार्केट में है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू बिक रहा है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कि एक किसान है, उसके पास अपनी 2 गायें हैं, वो अपना भी काम करता है, अपनी पर कैपिटा कंजम्पशन भी करता है, खुद भी कंज्यूम करता है, बाद में अगर बच गया 1 आधा किलो 2-3 किलो तो अपने पड़ोसियों को दे देता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। उस चीज को अब वो सिर्फ 10% यहां जा रहा है, बाकी कहां जा रहा है, 53% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको इंक्रीज करना है। अमूल बनी कैसे, एक गांव में किसान है, ठीक है, अब उस गांव में लोगों ने गायें गोएं रखी हुई हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बन गई कि एक आदमी का आइडिया के साथ आया कि आप जो डेली दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सारा इकट्ठा कर लो, मेरी वैन आएगी आपसे वो दूध लेगी, उसको टेस्ट करा जाएगा, प्रॉपर फोर्टिफाई करा जाएगा कोई चीज, और फिर वो दूध पैकेट्स में बंद करके, यानी कि वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होगी और वो फिर बिकेगा, आपको मार्केट भी मिल जाएगी।
अगर देखिए एक किसान ने 2 गायें रखी हुई है, 4 भी रख ले, काम में फर्क तो आता है, काम तो बढ़ता है, लेकिन वो इतना खासा नहीं बढ़ता। वो रखेगा तभी जब उसको उससे कमाई होगी। किसी दिन ऐसा हो गया कि आपका वेदर पैटर्न या कुछ भी, आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो आपकी जो गायें हैं आपके घर में, जो आपने गाय होगी, बफल होगी, जो भी आपने रख रखा है, वो आपको इनकम दे देगी। लेकिन वो इनकम तभी जब आपको मार्केट मिलेगी। आपने गायें रख ली 4, मार्केट नहीं है आपके पास। एक गांव में कितने के लोग आपसे खरीद लेंगे? एक गांव में भी ये भी है कि इसकी मेरे से दुश्मनी, ये सरपंची में खड़ा हो गया था, मैंने इसको वोट नहीं डाल ली, ये मुझसे दूध नहीं लेता। ये राइवलरीज है अब गांव में, नहीं बेच सकते आप, मार्केट नहीं है कुल मिला के आपके पास। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, एक व्यक्ति, मान लो मैंने बना ली कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप सारे गांव वाले हो, आपकी उनसे लड़ाई है, आपकी उनसे लड़ाई है, वो आपसे दूध नहीं लेता, आप उनसे दूध नहीं लेती। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, मैं आपके पास आया, मैंने कहा आप सारे आपस में लड़ो, मुझे दो अपना दूध। डेली मेरी गड्डी आएगी आपके पास, दूध लेगी आपसे, मेरे पास ले आएगी, मैं अपनी फैक्ट्री में उसको करूंगा, टेस्ट करूंगा, फिर उसको पैकेजिंग करके आगे बेचूंगा। तो मैंने क्या करा, आपको मार्केट दे दी। जब मैंने आपको मार्केट दे दी तो मार्केट से इनकम भी तो आ रही है, एश्योर्ड इनकम मैं आपको दे रहा हूं। तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का यहां पे होने का मतलब। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक आम किसान को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती हैं, तभी वो है, ठीक है। लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज समांतर तौर पे प्रेजेंट है। अमृतसर में किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बताइए जो दूध प्रोक्योर करती है गांव में आके, वेरका, और अमूल भी करती है। सभी गांव में एक तरीके से होता है, सभी गांव में एक तरीके से होता है। क्या सभी गांव में प्रोक्योरमेंट हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर है। अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वेरका में या अमूल में कि वो सारे हिंदुस्तान से कर ले, तभी डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। अब ज्यादातर कहाँ है, 70% डिस्ट्रिक्ट्स में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो वो स्टेट्स कौन कौन सी है? जिन स्टेट्स में 70% के डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रेजेंट है, वो है गुजरात जैसी जगहों पे कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेजेंट है। अब अगर आप कंपेयर करें इसको वेस्ट बंगाल से, जहां पे 10% से भी कम है कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रेजेंस, तो ये आपकी जो बीच में ये जो इनइक्वालिटीज हैं, कहीं पे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और ज्यादा हो, लेकिन कहीं पे बिल्कुल कम है, 10% से भी कम है कुछ स्टेट्स में, उनको आपको सम्मान एक उस पे लेके आना है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, 10 या 20% डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां पे, कवरेज जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो सिर्फ 10 से 20% डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाकी में है ही। उसको बढ़ाना है आपको। जैसे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बढ़ाएंगे, आप इसका डोमिनो इफेक्ट समझिए कि जैसे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बढ़ाएंगे, फिर आप प्रोक्योरमेंट इंक्रीज करेंगे, मिल्क की प्रोक्योरमेंट इंक्रीज करेंगे, उनको मार्केट देंगे, उनका दूध बिकेगा, उनके पास इनकम आएगी, बस फिर इनकम आएगी। फिर जो आदमी पैसे कमा रहा है उसके दिमाग में इतना टाइम है ही नहीं कि वो कुछ और सोचे, पैसा तो चीज ही ऐसी है। जब आप पैसे कमाने लग जाए, फिर दूसरे जो ख्याल होते हैं वो दिमाग से अपने आप चले जाते हैं, फिर दूसरे ख्याल आते हैं, है ना? ठीक है, मुंह क्यों नीचे कर लिया तुमने? है? क्या बात होगी? ठीक है, तो ऐसे ये है हमारा मकसद व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 से। व्हाइट रेवोल्यूशन विल इंक्लूड और इंक्रीज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एंड व्हाट विल दे डू? दे विल प्रोक्योर मिल्क, दे विल गिव फार्मर्स अ परफेक्ट और अ मार्केट प्लेटफॉर्म। ठीक है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाएगी। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये नहीं कि थप्पड़ मार के दूध ले रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन वो एक परफेक्ट प्राइस पे नहीं बिक रहा, वो एक्सप्लॉयटेशन ही तो है कि मार्केट है, सब कुछ है, लेकिन वो दूध बिक नहीं रहा उस प्राइस पे, पर वो चीज करनी है आपको। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएगी, नहीं, और 5,000 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनाएगी, और 4500 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? हाँ जी, हिंदी बीएमसी क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की। हाँ, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देगी आपका। अब अमूल मान लो कुछ क्षमता है ना उसकी, वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना। अगर बस चले, अगर अब मुझे आप कहें कि तेरे को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, जो मांगना है मांग ले, बस मैं मांग लूं। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, तभी तो नहीं कर रहा हूं आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना एक्सपैंड नहीं हो पा रही हैं, तो उनको टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए।
वो चीजें अगर आप देंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर पाएंगी इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये सरकार करना चाहती है। सरकार का कई और पहले मिशन आपने पढ़ा होगा। हाँ जी। सर जैसे आप स्टेट पे ऐसे है ना हाँ, नहीं करते होंगे। तो मैंने कब कहा कि ऑल ओवर इंडिया के माथे पे बंदूक रख के आपको सबसे प्रोक्योर कर। जो देना चाह रहा है वो दे दे, जो देना चाह रहा है ना वो दे दे। अब मैं जो बात मैं बोल रहा हूँ वो समझिए आप, कि कई किसान हैं जो दूध कर रहे हैं, जिसने दो गाय, जो दो गाय की सेवा करता है भाई और दो गाय से दूध लेता है, वो एक और गाय पाल लेगा कि ये मुझे इनकम देगी भाई, इनकी सेवा वाणी भी बड़ी होगी, ये मुझे इनकम देगी। तो काम ज्यादा नहीं बढ़ रहा है लेकिन इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो चीज समझने की कोशिश करिए आप। जो कर रहा है उसके पास मार्केट नहीं है, जो कर रहा है ना उसके पास मार्केट नहीं है। क्वालिटी का इशू क्यों होगा? जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, टेस्ट में होता है डिफरेंस, कुछ कुछ। टेस्ट का अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, हमारे गांव में भी ऐसी हम वहम में जी रहे थे, हम तो प्योर मिल्क पी रहे हैं, बाद में पता लगा सबसे ज्यादा मिलावट तो यही करता है। ना कलर बदलता ना कुछ बदलता, होती है ऐसी चीजें भी जनाब। हाँ, कईयों में, आपको नहीं कह रहा मैं, पर्सनल मत लीजिए इस चीज। आप बढ़िया दूध पी रही होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल ले गए आप। फर्क बिल्कुल होता है। देखिए अब ये तो चीज आपको देखनी पड़ेगी ना, 45 भी करा जाता है कई बार, आपके दूध के पैकेट्स पे आपने निशान देखा, फोर्टिफिकेशन का निशान होता है ऊपर। 45 से भी क्या पता कलर बदल, टेस्ट बदल जाता हो। आप जो गाय को खिला रही है नेचुरल चीज वो दे रही है गाय, कोई किसान मान लो गाय को कुछ खिला नहीं रहा बेचारा, सिर्फ दूध ले रहा है उससे, उसमें रिक्वायर्ड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो सरकार फिर फोर्टिफाई करेगी उस चीज को। पर मकसद पैकेट का दूध का मतलब ये नहीं है कि वो खराब ही है, ये आपका बन चुका है ऐसा दिमाग। गांव में तो बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसे, जिनको प्योर फॉर्म में दूध मिल रहा है मान लो। इम्प्योर प्योर, इसको ये मत सोचिए कि जो इम्प्योर है जो पैकेट में वो खराब ही होगा। स्टैंडर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब, मशीन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर ही दूध जो है बनाया जाता है, उसे पैस्चराइज किया जाता है। वो स्टैंडर्ड सरकार बनाती है और सरकार अच्छे स्टैंडर्ड्स बनाएगी। आप जैसे लोग जो अफसर बनेंगे आप ही स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और फिर चेक्स रखे जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, आप तो इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी के साथ इश्यू कैसे आएगा, मार्केट बहुत बड़ी है ना, क्वालिटी के साथ ऐसा इशू कोई नहीं आता है, क्वालिटी इंप्रूव भी तो होती है। अब आप जो दूध पीते हैं, कभी आपने उसको चेक कराया डेयरी में कि उसके अंदर कितना आयरन है, कितना सब कुछ है? क्या पता आयरन ना ही हो। आप दूध पी रहे हैं, आप कह रहे हैं प्योर है, क्योंकि वो उसमें कुछ मिलावट नहीं करता। उसकी गाय कितना चारा खाती है वो आपको पता है, और वो किस तरीके की चीजें खाते हैं वो आपको पता है। ये तो पता ही करे फिर, मैं क्या नाम है उसका? हाँ चलो, अच्छी बात है। और लोगों को नहीं पता होता, हमें नहीं पता जैसे मान, हाँ हाँ, और लोगों को नहीं पता होता, उसे ही नहीं पता होता कि क्या चीज खिलानी है क्या चीज नहीं खिलानी। वो कौन सा अपनी गाय को चेक कराता है अभी तेरे में किस चीज की कमी है, तेरा सब कुछ काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज आपकी गाय दूध दे रही है, वो मशीन थोड़ी है, वो भी तो एक लिविंग बीइंग है। लेकिन जब आप दूध को टेस्ट करोगे फिर आप पता कर सकते हो इसमें आयरन कितना है, क्या चीज कितनी डालनी है, वो चीज आपकी फैक्ट्रीज में हो जाती है। अब इस हिसाब से तो मैं ज्यादा प्योर दूध पी रहा हूँ। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज आप उसको समझ रहे हो वैसा, लेकिन जरूरी नहीं है। वैल्यू एडिशन होती है हर चीज में। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? उसको पैस्चराइज करके प्रॉपर सारे पैमानों में, कि इसमें कोई आप जो आपके पास दूध आता है आपके पास ले आए, आप उसमें उबाल करते हो, बात खत्म। यही होता है। अब ये मत कह देना कि हमारे घर में मशीन रखी है हम कुछ और भी करते हैं उसके साथ, उबाल करते हो बात खत्म। उसके अंदर कोई ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो, लेकिन जब वो मशीन में जाएगा फिर मशीन उसको प्रॉपर पैस्चराइज करके फिर बाहर डालती है। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा प्योर दूध पी रहा है? आप ही पी रहे होंगे, वो मैं नहीं कह रहा। पर आप समझिए ना कि अगर वहां चीज ऐसी है तो यहां भी तो ऐसी है, ये भी तो कुछ स्टैंडर्ड से निकल के आ रही हैं चीजें। ठीक है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरूरी नहीं है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ही होगा, और होगा तो फिर आप अफसर क्यों बनेंगे? हाँ जी। अब ये तो मुझे नहीं पता फैक्ट्री में। यही फर्क होता है जो हम कहते हैं मुझे एक बात बताओ कि उस दूध से कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो पियो। जो एक अपनी बॉडी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫੈਟ ਤੇ ਐਸਐਨਐਫ ਰੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ मतलब ये तो अच्छी अच्छी बात बोल रहे हो। सर जैसे हाँ। जो हम
एसएनएफ रखते हैं कि यहाँ शेती खराब भी नहीं होगा, तो की दूध होगा। मतलब आप अच्छा ही बोल रहे हो, मैं समझ के चलूं। काम करा आपने इनमें, काम कुम करा आपने, बैकग्राउंड है, तभी मैं समझ गया तभी। ठीक है, तो जरूरी नहीं क्वालिटी खराब ही होगी। पहले एक प्रोग्राम चलाया सरकार ने, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, लिख लो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, चलाया सिंस 2014 और 15 से ही चल रहा है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट सिंस 2014-15 से चल रहा है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डेयरिंग डेयरिंग डेयरी। ठीक है, बल्क ऑफ जो अपनी क्या नाम लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? अच्छा, ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, इसको मैंने लिखवाया क्यों है? जो फंडिंग होगी ना आपकी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 प्रोग्राम की, मेजरली फंडिंग यहां से उठाई जाएगी, मेजरली फंडिंग यहां से उठाई जाएगी। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग? दिस इज द सोर्स ऑफ फंडिंग, मेजरली दिस इज द सोर्स ऑफ फंडिंग, मेजरली। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है लिख लो। टू स्ट्रेंथन डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोक्योरमेंट, टू स्ट्रेंथन डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोक्योरमेंट, कोमा प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, procurement, processing, marketing of milk and milk products, ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 भी है आपकी, इसलिए मैंने लिखवा दिया, ये मकसद है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का। ठीक है, आया समझ में? यहां तक कोई भी डाउट? अच्छा, एक और डाटा जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैट के हिसाब से, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स BAHS 2023 के हिसाब से आपकी टॉप 5 स्टेट्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, टॉप 5। वो टॉप 5 कौन कौन है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023। According to this statistics, there are top 5 milk producing states and they are, the first one is, अब एक्रोनिम लिख लेना, पूरा नाम नहीं लिखना, जैसे कि पहला है यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान RJ, तीसरा है मध्य प्रदेश MP, चौथा है गुजरात, नहीं है, पांचवा है आंध्र प्रदेश। अब यहां देखिए आप, गुजरात कौन से नंबर पे है और कितनी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की पेनिट्रेशन है वहां पे? 70% के आसपास। पंजाब की पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है? कहां है मिल्क प्रोड्यूसिंग में? टॉप 5 में नहीं है, कहीं पे तो होगा पर टॉप 5 में नहीं है। ठीक है, अपना शुरू से ही ऐसे है, गाते का मैं खाते ज्यादा है। ठीक है, कितनी आयरनी है कि अगर पंजाब में आप किसी को 2 चम्मच फालतू चोड़ के दे दो, कह देते हैं कि मैं कोई वो हूं, मेरे को ज्यादा चोड़ खिला रहा है। और प्रोड्यूसिंग कितनी पैडी प्रोड्यूस करते हैं आप, है ना? तो दूध हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 1200 के आसपास, और टॉप 5 में है नहीं। हाल हरियाणा का भी यही है, सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों में ज्यादा। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट? अब ये तो हो गया आपके पास डाटा, ऐसे समझ लेना। कैसे समझोगे? जो मैंने अभी बताया कि पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है, यूपी कितना प्रोड्यूस कर रहा है पहले नंबर पे, और डिस्ट्रिक्ट अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रेजेंस कितनी है? 10 से 20% के आसपास। ये स्टेट्स लिखनी है आपको, लिख लीजिए। चलिए पहले स्टेट्स लिख लीजिए, जैसे नाम लिख लीजिए, गुजरात, फिर नीचे केरला, गुजरात, केरला, सिक्किम, गुजरात, फिर नीचे केरला, फिर सिक्किम, फिर पुडुचेरी, यूटी है पुडुचेरी। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना कि आपको समझ में आ जाए, बेचने तो नहीं है नोट्स किसी को, तो फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि आपको समझ में आ जाए। फिर अब इनके आगे ऐसे बना के कैरोसा, इनके आगे लिख लो कि 70% ऑफ विलेजेस आर कवर्ड बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन सभी स्टेट्स में और एक यूटी में 70% विलेजेस जो हैं वो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा कवर किए जाते हैं। ठीक है,
मैं बताता हूँ, ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे स्टेट्स के नाम लिखे, फिर ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, जो जो भी आपको सही लगे, फिर आगे लिख लो कि 70% कवरेज, 70% ऑफ विलेजेस आर कवर्ड बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद दूसरे नंबर की दूसरी कैटेगरी की स्टेट्स, ऐसे ही यहाँ पे स्टेट्स का नाम लिख लो, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूके, एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और यूटी ऑफ जे एंड के। यूपी, एमपी, यूके, यूके मतलब गुड, और जे एंड के। यहां पे अब 70% काट दो आप, और यहां पे लिख लो 10 से 20%, यानी कि 10 to 20% के आसपास विलेजेस आर कवर्ड बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब अगली स्टेट्स कैटेगरी लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, डब्ल्यू बी मीन्स वेस्ट बंगाल, ओडी, ओडी मीन्स ओडिशा, गुड, जे एच झारखंड, सी एच छत्तीसगढ़, एंड एच पी हिमाचल प्रदेश। ये स्टेट्स के आगे आप ऐसे एरो बना के फिर यहां पे लिखो कि लेस देन 10%। अब यूपी में लेस देन 10% विलेज आर कवर्ड बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड यूपी इज द टॉप मोस्ट, ठीक है, पहले नंबर पे आते हैं मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन 10% से भी कम विलेजेस जो है वो कवर किए जाते हैं। अच्छा यूपी चल 10 से 20 में लगा लो, 10 से 20 में आती है, लेकिन अपनी क्या नाम लेते हैं, प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे आ रही है, और गुजरात किस में आती है, 70% कैटेगरी में, और प्रोडक्शन में, तो बस ये करना है। दूध तो बिकेगा, लेकिन वो बिकेगा कैसे, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिकेगा या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिकेगा। आप उस दिन मुझे पूछ रहे थे ना कि ये नेगेटिव चीज आप यहाँ पे ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिकेगा उसके पास आपको कोई ट्रैक नहीं है कि फार्मर उसमें एक्सप्लॉइट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके पास मार्केट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी चीज जो आप बना रहे हो उसकी ब्रॉडर मार्केट भी है, बस वो बात है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, वो पॉसिबल है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो चीज नहीं हो सकती, उसको मार्केट मिल जाती है, ठीक है, डन, चलिए। सर एरिया पर 2 लाख भी करनियां ਸੀ ਪਰ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कराਉਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 लाख दो 5000 5,000 अपनी क्या, नहीं नहीं, हाँ 56,000 है भाई, 56,000, 2 लाख नहीं, 56,000 नहीं बनाई जाएंगी, और 46,000 के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाएगा। 56,000 नहीं बनाई जाएंगी और 46,000 के इंफ्रा को अपडेट किया जाएगा। मेरे पास यही डाटा है, आपने कहां से पढ़ लिया 2 लाख, क्या लिखा था वो, 5 लाख बनाਉਣੀਆਂ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2 लाख। चलिए मैं आज पढ़ लूंगा जाके, ठीक है, हाँ जी। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 में होगा क्या कि सरकार एनडीडीबी के, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है आपका, वो 56,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएगा, और जो 46,000 एग्जिस्टिंग है उनके इंफ्रा को अपडेट करेगा, ठीक है। और जो आपकी न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी, ये कहाँ बननी चाहिए, अच्छा आपको कहाँ बननी चाहिए, गुजरात में बननी चाहिए, यूपी में बननी चाहिए, ठीक है। तो जो स्टेट्स इसमें कवर होंगी उन स्टेट्स के नाम लिख लो जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उत्तर प्रदेश, यूपी, ओडी, ओडिशा, आरजे, राजस्थान, और एपी, आंध्र प्रदेश। ओडी, यूपी, ओडी, और कौन सी अभी, आरजे, और आंध्र प्रदेश। यूके क्यों लिख लिया, नहीं नहीं, उत्तराखंड काटो, यूपी, ओडी, आरजे, और आंध्र प्रदेश, हाँ, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में आ रही है, ठीक है, चलिए। 10% कोई अच्छा थोड़ी है, पोटेंशियल है, और ज्यादा एक्सप्लोइट करो। अब ये देखना पड़ेगा कौन सी स्टेट कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।